हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी से एग्ज़ाम 2025 के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न यानी वीवीआई। सभी सब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई है जो लाए हुए वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार प्लीज़ लाइक कर लीजिए। एक बार लाइक करके एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, एक बार शेयर कर लीजिए। और अभी तक न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्किंग गलत है, इसके लिए हम आपको चलिए सीधे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सीधे क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्किंग में मत ध्यान दीजिए, आपको गलत लिखा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वाहित मल के आप क्या समझते हैं। वाहित मल से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखना है कि किसी भी समुदाय द्वारा काम में लाने के बाद व्यर्थ जल व उसमें मिले पदार्थों को वाहित मल कहते हैं। वाहित मल के उपाय से क्या समझते हैं। तो जब किसी भी समुदाय द्वारा काम में लाने के बाद व्यर्थ जल व उसमें मिले व्यर्थ पदार्थों को मल कहते हैं। वाहित मल में 1 से 2% ठोस पदार्थ तथा 98 से 99% पानी होता है। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में रहते हैं। अंततः इससे जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जलाशय में घुली ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और इसके कारण बीओडी में वृद्धि होती है। तो ये था आपका वाहित मल के क्या समझते हैं। तो वाहित मल इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ये भी आपको नया क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये पूछ दे। ये एक भी बार पूछा नहीं गया है तो हो सकता है कि ये 2025 में पूछ दे। हमेशा तो पूछा ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा, पूछा हुआ प्रश्न पूछता है और कुछ नया भी बनाता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण क्या है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का क्या कारण था कि वह मटर के पौधों को ही क्यों चुने। तो लिखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चयन अनेक कारणों से किया। मटर एक वर्षीय पौधा होता है। मटर क्या करता है, वह एक वर्षीय पौधा होता है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोगों के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपका 10 हम क्वेश्चन बताने वाले, 10 वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। और पौधे में ज़्यादा फल व फूल होते हैं जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे छोटे जगह पर उगा सकते हैं। मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, इस कारण यह स्वपरागनी होते हैं। इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। क्या करते हैं, अनेक प्रकार के बहुत सारे प्रकार के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के फलों में कृत्रिम विधि परागण आसानी से करा सकते हैं। इसमें कृत्रिम परागण में आसानी से इसको करा सकते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शराब एल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। ये एल्कोहल से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वही आपको वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो लिख दीजिएगा कि शराब एल्कोहल के दुष्परिणाम निम्नलिखित है और लिखना प्रारंभ करिएगा कि सबसे पहले कि मानसिक विकार का उत्पन्न हो। सबसे पहले मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। यकृत का खराब हो जाना, अगर शराब का सेवन करेगा तो वह यकृत जो उसका होगा वो खराब हो सकता है। रक्तचाप का काफ़ी बढ़ जाना, रक्तचाप जिसे हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, वो आपका बढ़ सकता है। और देखिए कि हृदय संबंधी रोग हो जाना, यानी हृदय से संबंधित जो भी बहुत सारे प्रकार रोग होते हैं उसमें से एक हो सकता है। या फिर होश व हवास का खो जाना, यानी उसका होश और हवास खो सकता है। अचानक हृदय गति का रुक जाना, इसका हृदय गति का वह रुक सकता है। और कैंसर रोग का हो जाए, कैंसर भी हो सकता है एल्कोहल यानी शराब का सेवन करने से। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निषेचन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्किंग गलत हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो समझिए इसको। निषेचन से आखिर समझते क्या है। तो निषेचन से सिंपल भाषा में एक होता है डिफिनेशन की, क्या होता है। तो शुक्राणु तथा अंड के केंद्रकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। एक होता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक को आपस में संलयन को हम निषेचन कहते हैं। किसी भी डिफिनेशन को लिखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाएगा। बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं निषेचन का। तो ये समझिए कि शुक्राणु तथा अंडे के केंद्र के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। अगर 5 नंबर पूछता है थोड़ा 12 करके आप लिखना होगा, वही 2 नंबर पूछता है तो आपको थोड़ा छोटा लिखिएगा तभी भी आपका चल जाएगा। और 5 नंबर में रहेगा तो लगभग आपको 12 करके जितना हो सके 12 करके आपको लिखना होगा। तो ये समझिए कि निषेचन कैसे करते हैं। तो इतना सिंपल लिख सकते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। प्रत्येक युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, क्योंकि प्रत्येक युग्मक यानी जैमिट में गुणसूत्रों की संख्या केवल n होती है। जनक कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन करती है जिसमें सभी गुणसूत्र अन्य कोशिका में आ जाते हैं, पोलर बॉडी में नहीं जाते। अंड कोशिकाएं मादा के शरीर में ही विकसित होती है और मादा ही बच्चों को जन्म देती है।
तो चलिए अब अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति क्या होता है, इसे क्या समझते हैं? तो खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं उसके फलस्वरूप उत्पादक में जो वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। देखिए ये आपका हरित क्रांति होता है, ये कई बार पूछा गया है। आपका ये हरित क्रांति जो है ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको एक बार ये समझना तो बनता ही है। तो इसको समझ लीजिए कि हरित क्रांति क्या होता है। तो खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पादक में जो वृद्धि होती है उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना, वैज्ञानिक विधि तथा दृष्टिकोण को कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना। तो यह था आपका हरित क्रांति का लाने का उपाय। और चलिए अगले प्रश्न पर। ये आपका देखिए ये अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व क्या है? तो सबसे पहले लिख दीजिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व निम्नलिखित है। एक में लिखिएगा कि ये पैतृक निर्धारण करना है, ये पैतृक का निर्धारण करता है। और दूसरा ये व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी व्यक्ति अगर दोषी है या निर्दोष है उसको साबित कर सकता है फिंगरप्रिंटिंग के मदद से। यानी उसको जो हाथ का जो रेखा देखते होंगे आपको बहुत सारे फिल्म वगैरह में देखे होंगे, जो भी पुलिस वाले होते हैं जो गन होता है, जो आपका जो बंदूक होता है उसको क्या करते हुए रुमाल से उठाते हैं। किससे? रुमाल से उठाते हैं, इसलिए ताकि उसका फिंगरप्रिंटिंग ना उस पर छप जाए। तो यही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई होगा, क्योंकि अगर उस चेक होगा अपराधी के पहचान कर जाएंगे, जो पुलिस वाले जो उठाए होंगे हाथ से उनका फिंगरप्रिंटिंग दिखा देगा, इसीलिए वो अपने रुमाल से ही उठाते हैं। और ये हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में भी ये डीएनए बहुत सारे काम आते हैं। डीएनए का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, ये पूछा भी गया है, ये भी लगभग ये बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये आपका चौथा है कि बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी बाढ़ आएगा या फिर भूकंप में लोग जो मर चुके हैं उसको लोगों को पहचान करने में, कौन कौन लोग मरा है उसको पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें। ट्रांसजेनिक जंतुओं के क्या लाभ होते हैं, तो इसको समझते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ है। ट्रांसजेनिक जंतु जितने भी हैं उनके अनेक लाभ है, बहुत लाभ है। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के द्वारा मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है, और इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए ये जंतु बहुत ही उपयोगी नज़र आते हैं। और प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेद करना है तो कैसे करिएगा? प्रतिजन वे कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षी ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स है जो प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं तथा प्रतिजन के शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये होते हैं प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेद। और आपका चलिए अगले प्रश्न जो है कि सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए कि सहभोजिता क्या होती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को लाभ न हानि। देखिए सहभोजिता वह होता है जो एक जाति है, दो जाति होता है, जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरा जाति को न ही हानि होगा और न ही लाभ होगा, और उसे ही कहेंगे सहभोजिता। जैसे ऑर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर ऊना, जैसे ऑर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर ऊना होता है। और ये ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करना है तो ध्वनि प्रदूषण 40 dB से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दुष्परिणामों का प्रभाव मतलब कार्य कर्णपटल की क्षतिग्रस्त होने का कारण, यानी अगर जो म्यूजिक बज रहा है यानी बहुत तेज़ी से म्यूजिक बज रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो कर्णपटल के क्षतिग्रस्त होने का एक खतरा होता है। और दूसरे व्यक्ति से बात करने में बाधा, यानी दूसरे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आपका सुनाई कम देगा, और तनाव, नेत्र दोष, सर दर्द, अनिद्रा आदि रोगों का उत्पन्न हो सकता है। ये सिर्फ जो गाना सुनते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत म्यूजिक में डीजे में आप जो गाना बजा होता है बहुत तेज़ी से लोग बजाते हैं सिर्फ आनंद आने के लिए, हेडफोन में पूरा फुल आवाज़ करके देखते हैं, ये सब आपका रोग का प्रतीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल में सुनिए, आपको कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मजा उठाने के चक्कर में आपका कुछ अहित हो जाए। इसीलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ऐसा ज़्यादा म्यूजिक वगैरह में गाना नहीं सुनना चाहिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया और न्यूमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है? मलेरिया और न्यूमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है? तो मलेरिया का प्रसारण मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, जबकि न्यूमोनिया का प्रसारण वायु डिप्लोफोकल न्यूमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। और ये अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? तो उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इसके द्वारा टमाटर, केला, सेब आदि बड़े पैमाने पर उत्पादन कराए जाते हैं। इनमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल उत्पादक के समान होते हैं।
ये आपका होता है सूक्ष्म प्रवर्धन। और चलिए अब अंतिम प्रश्न है कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखना है। जैविक खाद से उपयोग से होने वाले 2 लाभ। तो जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ निम्नलिखित है। एक है कि यह मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है और दूसरा यह प्राकृतिक एवं हानि रहित है। तो हमने कितना क्वेश्चन बताया था, हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताया था। यहाँ पे भले ही यहाँ पे 11 लिखा हुआ है लेकिन हमने 10 क्वेश्चन बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये सब आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इन सब प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज का एक क्लास कैसा लगा, एक बार इसका क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।